So it's a quite a warm afternoon, and we are learning about investment multiplier, which was given by Keynes. And yesterday we started learning about how the multiplier works, for which we have seen the formula, that is investment multiplier K. परत आवाज येतोय मॅडम. नक्की असा प्रॉब्लेम होऊ मॅडम शकतो. आवाज नाही येतंय. येस, असा प्रॉब्लेम होऊच शकतो. आणि असा जर प्रॉब्लेम होत असेल तर हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला ती व्हिडिओ परत जाऊन बघायला लागेल. काय आपल्याकडे बँडविड्थ कधी कधी नेटवर्क इश्यूमुळे कमी पडते आणि मग तुम्हाला आवाज येत नाही. थोड्या वेळात तो आवाज सुरळीत होऊन जातो. पण अशा वेळी जो पॅच मिस झाला असेल त्या पॅचसाठी तुम्ही व्हिडिओ बघणं अपेक्षित आहे. बरोबर. मी तुम्हाला ऑलरेडी फक्त लेसनची सुरुवात करते. तुम्हाला येतोय आता माझा आवाज? हो येतोय. मध्ये मध्ये जर तो गेला तर डेफिनेटली सांगा, मी रिपीट करेन. अदरवाईज तुम्ही नॉर्मली जर काही समजत नसेल किंवा जर एखादा पॅच मिस झाला आवाजामुळे, इंटरनेटच्या इश्यूमुळे, तर व्हिडिओवर बघू शकाल. ओके, लेट्स स्टार्ट. तर आपण काय बघितला होता फॉर्म्युला? के इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा आय, चेंज इन इन्कम डिवायडेड बाय चेंज इन इन्व्हेस्टमेंट. राईट. त्याच्यासाठी आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला असा बघितला होता, 1 अपॉन 1 मायनस MPC. राईट. के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मायनस MPC. सो त्यानंतर पुढे जाऊन आपण हे बघितलं होतं की 1 मायनस MPC इज नथिंग बट MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, जब आप MPC और MPS को मिलाते हो तो ये दोन मार्जिनल प्रोपोर्शन मिलके एक बन जाता है. राइट. इसकी वजह से अगर आप एक में से MPC को निकाल दोगे तो MPS मिलेगा. इसकी वजह से फॉर्मूला बन जाता है K इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन MPS. और ऐसे देखकर हमने हमारा एक सम भी सॉल्व किए थे, 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे. डू यू रिमेंबर दैट? सो लेट्स सी कि इसके आगे हमें आज क्या देखना है. ओके, तो अगर आपको याद है हमने ये एग्जाम्पल देखा था कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से डिवाइड होता है, फिर हमने ये भी एग्जाम्पल देखा था. राइट. ये आपको आपके नोट्स में लिखना है, शायद उसके बारे में एग्जाम्पल आ सकता है. फिर हमने ये देखा था कि अगर MPC हमें दी जाए तो हम मल्टीप्लायर कैसे निकाल सकते हैं. Could you please mute yourself? Because it's very entertaining when you're doing it, but it's really annoying at the same time. Please mute yourself. Is it Ashia? Please mute yourself. You're really very audible. ओके, सो आता आपण हे बघणार आहोत की जेव्हा मल्टिप्लायर तुम्हाला माहिती असतो तेव्हा कधी कधी आता आपण कसं काढलं की आपल्याला माहित होतं इन्व्हेस्टमेंट वाढली की इन्कम वाढतं. राईट. याच्या उलटही होऊ शकतं. सो लेट्स सी. ओके, इफ अ मल्टिप्लायर इज नोन, द चेंज इन ॲग्रिगेट इन्कम ॲज अ रिझल्ट ऑफ चेंज इन ओके, आय गेस तुम्हाला मी दिसते. राईट. आणि तुम्हाला माझा आवाजही ऐकू येत असेल होपफुली. मी तुम्हाला मेसेज टाकला होता की मीटिंग बाहेर या आणि रिजॉईन करा. सो ॲक्च्युली मी तुम्हाला म्हणते की रिजॉईन नका करू, आपण बोलता येते तसं बोलूया. ओके, लेट्स सी. If the multiplier is known, the change in aggregate income as a result of change in investment can be very easily ascertained. So जेव्हा तुम्हाला मल्टिप्लायर माहिती असतो, ओके, तर त्या मल्टिप्लायर वरून आपल्याला माहित होतं लास्ट एक्झाम्पल मध्ये की मल्टिप्लायर 2 आहे आणि आपली इनिशियल इन्कम इन्व्हेस्टमेंट होती 100. सो त्याच्यावरनं आपण फाइंड आउट करू शकतो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय योर मल्टीप्लायर, तो आपका नया जनरेटेड इनकम आ जाएगा 200. राइट. तो यही आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोसेस. दस इट इज क्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल जो हम देखने वाले, दैट इन पुअर और बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, some African countries, even India sometimes fall in that category for some indicators. तो ऐसे मतलब कंट्रीज में
when marginal propensity to consume is high, जहाँ पर marginal propensity to consume MPC बहुत ज़्यादा होती है, the multiplier is also high and therefore the small increase in investment will cause considerably increase in the aggregate income and employment. तो ऐसे कंट्रीज में जब थोड़ा सा भी आप इन्वेस्टमेंट रेज कर देते हो, उसके साथ साथ इंक्रीज होने वाला इनकम बहुत ज्यादा होगा, उस इंक्रीज इनकम से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी. इसका मतलब है जब आप स्मॉलर पुअरर कंट्रीज में रह रहे हो तो जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है फॉर द कंट्रीज ग्रोथ. समझ में आ रहा है? लेट्स सी वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर. तो आपके सामने और एक टेबल दिया है आपके बुक में और जो हम देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट. ओके, तो हमारा एमपीसी 0 था उस टाइम, एमपीएस 1 होगा क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, राइट. तो उस टाइम आपका मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा. ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है अगर, तो इनिशियल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 100 का ही होगा, मतलब हमारा इनिशियल वाला इन्वेस्टमेंट 100 ही होगा. उस टाइम आपका इंक्रीज इन इनकम कुछ नहीं होगा क्योंकि इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और फाइनल इंक्रीज इन इनकम फिर 100 करोड़ ही रह जाएगा पहले टाइम के लिए. ओके, जब आपका एमपीसी 0 है, मतलब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एकदम से 0 है. अगर वो आधा होता है तो आपका मल्टीप्लायर भी 2 हो जाएगा, राइट. इसका मतलब है आपका इनकम भी 100, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 वो 200 हो जाएगा. आप देख सकते हो लास्ट वाले कॉलम में, राइट. अगर 2/3 है आपका एमपीसी 2/3, तो आपका मल्टीप्लायर हो जाता है 3. ओके, और जब आपका मल्टीप्लायर है 3, तो इसका मतलब है आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ रुपीस का, वो मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 3 गुना बढ़ेगा 300 करोड़. तो ऐसे ही हम देख रहे हैं, अगर आपका एमपीसी 1 है, मतलब जितना आपको इनकम मिल रहा है उतने का उतना अगर आप खर्च कर दे रहे हो, पूरा का पूरा कुछ भी सेविंग्स के लिए डाल नहीं रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा इनकम जो है वो मतलब कितना भी बढ़ सकता है. आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो इनकम कितना बढ़ेगा ये बता भी नहीं पाओगे, सो दैट विल बी इन्फिनिटी. आपका इंक्रीज इन इनकम इन्फिनिटी होगा. ये टेबल आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या बता रही हूँ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मुझे फिर से बताना है. आप मुझे बता सकते हो अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बताऊं. आई विल टॉक टू यू. अगर आप कुछ नहीं बताते इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ. ओके, रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, मतलब आपका मल्टीप्लायर जब उल्टा काम करने लगता है तो क्या होगा, वो क्या होता है वो देखते हैं. मैम जरा फिर से बता. श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स सी. हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम कैसे चलता है. तो हमें ये पता चला है अभी तक कि हमारा मल्टीप्लायर है वो आइदर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इस पर डिपेंड करता है, राइट. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे एग्जांपल में थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है, राइट. तो आप अगर आपको पता है एमपीसी एमपीएस निकाला जाता है 1 माइनस एमपीसी से, मतलब एमपीएस निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, M1 माइनस एमपीसी, राइट. मल्टीप्लायर तो आपने देखा था कैसे था, 1 अपॉन एमपीएस या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, राइट. ये हमने फॉर्मूला देखा था. तो जब हमने ये फॉर्मूला देखा तो हर एक कॉलम कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है वो देखिए. ओके, जब आपका सॉरी जब आपका हाफ है एमपीसी तो 1 माइनस हाफ. ओके, तो 1 माइनस हाफ मतलब वो हाफ ही बचेगा आपके पास, राइट. ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो कैलकुलेट. ओके, तो उसके बाद अगर आपका 1 माइनस हाफ ऐसे फॉर्मूला है तो मतलब आप डाल रहे हो 1 माइनस 1/2, राइट. तो इस 1 माइनस 1/2 का आंसर आ जाता है 2. इसका मतलब आपका मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ेगा आपका इनकम. लगा था क्या क्या टेंशन लेने का. ऐसे टाइम पे अब पहले कुछ ऐसा तभी जायद, नहीं तो could you please शादी mute में yourself? बटा सत्य लगाने का पैन जो पहले ना सब इस पे नहीं सही दिखता. हाँ देखो
अगर आपका मल्टीप्लायर 2 टाइम्स का है, मतलब 2 आता है, इसका मतलब आपका जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उससे 2 टाइम्स आपका इनकम बढ़ेगा। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 100 ही रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। ओके, तो अगर आप ऐसे कर देते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो डायरेक्टली कैसे बन जाएगा, 200। मतलब आपका इनकम कितना बढ़ेगा, 200। यहाँ पर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको, कैसे 100 से हमारा इनकम 200 होगा। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है, 100 से 200। हाँ यस, वैसे उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा क्यों ये इनिशियल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 50 होगा। मतलब कैसे होगा ये 50, तो देखो MPC हाफ है, इसका मतलब जो भी आपका कंजम्पशन होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हाफ होगा। तो 100 का हाफ बन जाता है 50। तो इनिशियल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपका कंजम्पशन होने वाला है 50 का, और आपका उसके बाद सेविंग्स भी होने वाला है 50 का, 50-50 करके, राइट। ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका टोटल इनकम बढ़ेगा 100 + 50, दैट इज 150। पहले इनिशियल इनकम और उसके इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये टाइम जब आपका MPC हाफ है तो कितना इनकम होगा, 150, राइट। ये है इनिशियल इंक्रीज इन इनकम, मतलब आपका इनकम कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ओके, सो आई थिंक मैंने ये आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो फिर से एक बार देख सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये दूसरा एक सब टॉपिक शुरू हो जाता है, रिवर्स वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, सो फार वी हैव कंसिडर्ड ओनली वन साइड ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। हमने सिर्फ कॉइन की एक ही साइड देखी है, दैट इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। ओके, बाय हाउ मेनी टाइम्स द टोटल इनकम and therefore employment will increase as a result of given increase in investment। हमने ये देखा कि आपका इनकम, और जैसे ही इनकम जनरेट होता है आप नई डिमांड कर लेते हो, फिर उसके लिए नया बिजनेस शुरू करता है, एक्सपांड करना पड़ता है जो पहले वाला बिजनेस है, तो लोगों को जॉब्स भी मिलते हैं। इसका मतलब जैसे ही इनकम बढ़ेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, will increase as a result of given increase in इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा ये आपको समझ में आया होगा अभी तक। लेट अस नाउ कंसिडर द रिवर्स वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, उल्टा वर्किंग, ओके, मल्टीप्लायर का। दैट इज बाय हाउ मेनी टाइम्स द टोटल इनकम and therefore employment will fall as a result of given decrease in the investment। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर कम होता है इकोनॉमी में, जो बहुत बार होता है जनरल रियल सिनारियो में, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाता है तो आपके इनकम पे और उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे क्या असर होगा, वो कितने गिरेंगे, वो कितने कम होंगे, ये हम देखने वाले हैं इन द रिवर्स वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। Okay, the initial reduction of investment will lead to contraction of income। तो initial reduction जैसे शुरुआत में रिड्यूस हुआ आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको रिजल्टेंट मतलब लेकर जाएगा कि आपका पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनकम होगा, मतलब आपका इनकम कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपका कंजम्पशन भी कम होगा क्योंकि MPC कम होने वाला है, राइट। मतलब MPC जितना भी हो, आपका इनकम कम हुआ तो आपका कंजम्पशन भी उसके साथ कम हो जाएगा, एंड अगेन द इनकम एंड कंजम्पशन and also so on till the final contraction of aggregate income will be multiple of the initial reduction of investment। इसका मतलब है जो आपका एग्रीगेट इनकम, नेशनल इनकम है, वो जितना कम होता जाएगा टर्म बाय टर्म, जैसे हमने देखा कि जैसे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 था तो 100 से लेकर हम 200 तक ऐसे चेन में पहुंच गए। पहले 50 बढ़ गया, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25 और उसके बाद 3.125, और ऐसे करके करके हमने एक साथ पूरी की पूरी फाइनल अमाउंट, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट 0 हो जाएगा तब तक आपका इनकम रेज होगा 200 तक। ये एग्जाम्पल देखा था, राइट। तो उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये जो चेन है वो उल्टी घूम जाएगी, वो अपोजिट घूम जाएगी अगर आपका इनकम कम होने लगा, तो आपका कंजम्पशन भी कम होगा,
फिर इनकम कम होगा, नेक्स्ट स्टेप पे भी इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, और ऐसी चेन निकालकर हम बोल सकते हैं कि पूरे नेशनल इनकम पे इसका इम्पैक्ट होगा, पूरा नेशनल इनकम ही कम हो जाएगा, और उसकी वजह से सिंपल अगर जॉब भी कम हो जाएंगे पहले तो, मतलब एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर रिडक्शन आ गया, अगर मतलब कमी आ गई, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये भी देख सकते हैं हम। ओके, लेट्स सी। सपोज इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 100 crores. This means the production of investment good falls by rupees 100 crores. तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 crore से कम हो जाती है, ओके, पहले अगर 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट होती थी, इस साल सिर्फ 300 करोड़ से हो गए, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से अगर कम होती है तो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने किया है वो प्रोडक्शन इन इन्वेस्टमेंट गुड्स विल फॉल बाय 100 crores. This will lead to the reduction of income of the people employed in the investment industry to the extent of rupees 100 crores. तो सिंपली सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 400 करोड़ इन्वेस्ट होते थे, उसके अलावा इस टाइम 400 नहीं हुए, 300 करोड़ हुए, 300 करोड़ हुए. ओके, सो जेव्हा 300 करोड़ इन्वेस्ट झालेली असतील तेव्हा ऑब्वियसली जो 100 करोड़ का गैप है वो गैप किसको सहन करना पड़ेगा, जो भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको, और ये दिस फॉल इन इनकम विल लीड टू रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो. सो क्या होगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आइदर उनको कम सैलरी मिलेगी, कम वेजेस मिलेंगे, या फिर उनकी जॉब चली जाएगी. इसका मतलब है उनके पास कम पैसे आना शुरू हो जाएगा. अगर मेरे पास कम पैसे आते हैं तो मैं क्या करूंगी, मेरा कंजम्पशन कम कर दूंगी, राइट. और वैसे ही वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले लोग जो पहले जब इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा था तो उनका इनकम बढ़ा था, तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, याद है आपको, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, वो कम कंज्यूम करना शुरू कर देंगे. ओके, क्योंकि उनका इनकम गिरा है. इसका मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम कंजम्पशन कर देंगे, राइट. द फॉल इन इनकम विल लीड टू रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो. इफ द एमपीसी इज हाफ, वैसे ही अगर हमने एमपीसी हाफ ली, देन कंजम्पशन विल रिड्यूस बाय 50 करोड़. तो जो 50 करोड़ से बढ़ता था, अब अगर रिवर्स मल्टीप्लायर का हमने सोचा तो वो भी 50 करोड़ से कम हो जाएगा अगर आपकी एमपीसी हाफ है तो. ओके, but reduction in consumption by rupees 50 crores will also reduce the income for the people engaged in consumer goods industry. तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले लोग जिनसे और कुछ गुड्स खरीदे रहे थे, सर्विसेज ले रहे थे और अपना इनकम खर्च कर रहे थे, तो वो 50 करोड़ से कम खर्चा करेंगे. इसका मतलब है वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों को कंजम्पशन गुड प्रोवाइड कर रही है, अदर गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों को भी 50 करोड़ रुपीस कम मिलेंगे. ओके, but reduction of consumption by 50 crores will also reduce the income of people engaged in consumer good industries to the extent of rupees 50 crores. That's what I explained you right now. Therefore, the consumption of these people will be reduced by rupees 25 crore. So I know there might be connection instability. I'm reading it again for you. Therefore, the consumption of these people will be reduced by rupees 25 crores. So, जो अदर इंडस्ट्री में, कंज्यूमेबल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन वालों को कुछ चीजें दे रहे, गुड्स सर्विसेज दे रहे, वो इंडस्ट्री में भी क्या होगा, उनका भी इनकम कम हो जाएगा 50 करोड़ से, और फिर वो जो आगे वाला खर्चा करने वाले थे उनके खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए या फिर और कुछ, तो वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आपका एमपीसी हाफ है. इसका मतलब आपका कंजम्पशन इंडस्ट्री वाला भी खर्चा कम हो जाएगा 25 करोड़ से. तो पहले वाला तो 50 करोड़ से कम हुआ था, अब 25 करोड़ से नेक्स्ट इंडस्ट्री का, कंजम्पशन इंडस्ट्री का भी कम हो गया, राइट. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टोटल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 2 times द इनिशियल रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट. तो ये प्रोसेस कब तक शुरू रहेगा, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट 100 था तो उसके 2 times आपका इनकम कम नहीं हो जाता. मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज जब तक इनकम 200 करोड़ तक कम नहीं हो जाता तब तक ये शुरू ही रहेगा. मतलब since MPC is half, the multiplier would be 2.
Therefore, with an initial reduction of investment of rupees 100 crores, the मॅम income. आवाज काय क्लिअर येईना मॅम. बरोबर आहे, मला लक्षात येतंय तुम्हाला प्रॉब्लेम होतोय, कदाचित इंटरनेट कनेक्शनचा प्रॉब्लेम असेल. प्लीज जे पॅच लक्षात येत नाहीयेत, मी ट्राय करते की मी ते रिपीट करीन परत, पण जर समजा तरीही लक्षात येत नाहीये तर प्लीज व्हिडिओ बघा पूर्ण. आपलं लेक्चर अर्धवट राहिलं तर ते बरोबर नाही दिसणार आणि ते छानही नाही होणार ना. तुम्हाला जे काही लक्षात येणार नाही तुम्ही मला कितीही वेळा परत विचारू शकता. बट लेट्स कंटिन्यू विथ दिस लेक्चर. ओके. So this process will continue till the total income is reduced by 2 times the initial reduction in investment. Since with MPC half, the multiplier would be 2. Therefore, with an initial reduction of investment of rupees 100 crores, जेव्हा initially तुमची investment 100 crores नि कमी होत चालली आहे, the income will fall by rupees 50 crores in the first period. तो पहले टाइम आपका पहले इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका इनकम कम हो जाएगा 50 करोड़ से. देन बाय रुपीज 25 करोड़ इन द सेकंड पीरियड. तो दूसरे वाले पीरियड में 50 से आधा मतलब 25 करोड़ से कम हो जाएगा. फिर नेक्स्ट थर्ड पीरियड में 25 से आधा मतलब 25 का आधा होता है 12.5, तो रुपीज 12.5 करोड़ इन द थर्ड पीरियड. सो फिर उसके बाद वाले तो रुपीज 6.25 करोड़, 12.5 का आधा. फिर उसके बाद रुपीज 3.125 करोड़ इन द फिफ्थ पीरियड एंड सो ऑन. दैट इज फाइनली द टोटल डिक्लाइन इन इनकम विल बी रुपीज 200 करोड़, जो आपके 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25 प्लस 3.125 और ऐसे करके करके आगे जब आप पीरियड में देखे जाओगे तो आपका सम हो जाएगा रुपीज 200 करोड़. इसका मतलब है आपका जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसके 2 टाइम आपका इनकम रिड्यूस हुआ क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आधा था. समझ में आ रहा है? तो जैसे इम्पैक्ट ऊपर भी जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से जैसे ही आपका इनकम बढ़ता जा रहा था, तो रिवर्स वर्किंग का जैसे इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो वैसा ही आपका इनकम भी कम हो जाएगा. मतलब अगर आप नॉर्मल वर्किंग देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम बढ़ता है. और कैसे बढ़ता है वो हमने देखा. एमपीसी जितना है उसका मतलब आप देख सकते हो एमपीसी का वो फॉर्मूला में डाल के 1/1 माइनस एमपीसी, राइट. तो वैसे ही आपका रिवर्स मल्टीप्लाइंग में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो इनकम भी कम हो जाएगा और उससे ज्यादा कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से. Thus, when MPC is half, the multiplier would be 2, and therefore, an initial fall of investment of rupees 100 crores will ultimately lead to the total fall of income by 200 crores. तो जैसे ही इनिशियल आपका फॉल इन इन्वेस्टमेंट रुपीज 100 करोड़ था, तो उसके साथ साथ जब आपका मल्टीप्लायर 2 है बिकॉज आपका एमपीसी हाफ है, तो आपका फॉल इन इनकम कितना होगा 200 करोड़. 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2. मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय. जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर प्लीज मला सांगा, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे परत. ओके. सो तुम्हाला जर काही लक्षात येत नसेल यातलं तर प्लीज मला तसं सांगा, अदरवाईज मी पुढच्या स्लाइडवर जाणार आहे. या ओके. सो मला वाटतं तुम्हाला समजलं याच्या अर्थी तुम्ही मला काही विचारत नाही आहात. ओके. आणि जर समजा तुम्हाला व्हिडिओ बघताना काही अडलं तर प्लीज कॉमेंटमध्ये तिथे क्वेश्चन टाका सो दॅट नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला हे समजावू शकेन. ओके. सो लेट्स सी द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर. जब भी आप आंसर लिख रहे हो आपके नोटबुक में तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, not a reverse multiplier, it's a diagramic representation of multiplier. Okay, let's see. The level of national income is determined by the equilibrium between aggregate demand and aggregate supply. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम देखते हो. जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट यू से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और दैट पॉइंट इज ई, दैट इज इक्विलिब्रियम. ओके.
In other words, the level of national income is fixed at the level where C plus I curve intersects the 45 degree income curve. तो जब 45 डिग्री का इनकम कर्व होता है जो हमने देखा था, वो कर्व को जब C plus I वाला कर्व इंटरसेक्ट कर लेता है तो आपका इक्विलिब्रियम मिल जाता है. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने देखा है. अगर आपको ये रिफ्रेश करना है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, तो आपको प्लीज पीछे जाकर देखना पड़ेगा. ओके, पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई, कैसे एग्रीगेट डिमांड हमने निकाला था. ओके, तो ये जब दो कर्व है, C plus I वाला कर्व और 45 डिग्री लाइन वाला इनकम कर्व, ये जब दोनों एक दूसरे को कट कर लेते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है जो इक्विलिब्रियम का होता है, जहां पर आपका एग्रीगेट सप्लाई वुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. विथ सच अ डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर. द मल्टीप्लायर इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर. नीचे जो दी है वो, ओके, जो आपको लिखनी भी है, पेपर में निकालनी भी है. ओके, इन द फिगर C represents marginal propensity to consume. तो ये फिगर में C है, वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को. ओके, marginal propensity to consume has been here assumed to be equal to half or 0.5. Therefore, the slope of curve C of the marginal propensity to consume curve C has been taken to equal to as 0.5. C plus I represents aggregate demand curve. Okay, let's see. अब ये कर्व आगे जाकर हमें दिखने वाला है, so don't worry about it. Okay. Let's see. It will be seen in the following figure, that is 2.11 figure, that the aggregate demand curve C plus I, which intersects the line 45 degree line at point E. तो अगर आप देख लो यहाँ पर ये पॉइंट E है, जहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो C plus I और एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं. सो दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट E. सो दैट द लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू OF. मतलब आपका जो इनकम लेवल है वो OF बन जाएगा. यार जस्ट अ मिनट, ओके, इट्स रियली क्राउडेड हियर. ओके, आपका इनकम कितना हो जाएगा, OY1 हम बोल सकते हैं, इज डिटरमाइंड इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय द अमाउंट EH. जस्ट अ मिनट, ओके, आपके बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए ही नहीं है वो लेटर्स. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, ओके, मतलब आप जैसे E से F तक जा पाओगे, ओके, या फिर E से H तक, तो हाँ, we can then find out how much increment in income occur as a result of this. तो ये जब इन्वेस्टमेंट में बढ़त आ रही है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा है, तो आपका इनकम कैसे बढ़ेगा ये हम देख सकते हैं. ओके, सो the aggregate demand curve shifts upward to the position C plus I1. तो जब जैसे ये आपका पहला एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, वो जब शिफ्ट होता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है I डैश, ओके, C प्लस I डैश, कंजम्पशन तो उतना ही रह गया है, आपका I डैश तक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है. तो उस टाइम at that point this new aggregate demand curve C plus I dash intersects, यहाँ पर डैश है, ओके, I dash intersects income at point F. तो इसका मतलब आपके इनकम लाइन को पहले जो E पर कट कर रहा था, अब पॉइंट F पर कट कर रहा है, so that the equilibrium level of income increases to OF. Okay, as a result of net increase in the investment. तो जैसे इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में मतलब जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है. ओके, तो यहाँ पर H पॉइंट है शायद वो, ओके, जो ये यहाँ पर दिया नहीं है. तो ये E से लेकर H
ओके, सो लेट मी शेयर एंड वी विल कंटिन्यू. हम ऐसे सोचेंगे कुछ हुआ ही नहीं है, अदरवाइज वी आर लेटिंग द पीपल विन who doesn't want these things to run smoothly. Let's talk about. तो हमने ये देखा था एकदम से इजी से आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओके, तो इनिशियली जैसे ही हम बात कर रहे थे कि हमारा इक्विलिब्रियम पहले ई पॉइंट पे था जहां पर आपका कंजम्पशन, ये वाला कर्व है कंजम्पशन का, वो ये वाले इनकम कर्व से कट कर रहा था. अब जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आपका कर्व भी शिफ्ट होगा. तो ये क्या होगा, C प्लस आई डैश, पहले ये था C प्लस आई, राइट, ये जो आपका इनिशियल था. तो जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आपका नया वाला जो कर्व है वो C प्लस आई डैश बन गया. तो ये कर्व है C प्लस आई डैश का. तो ये कर्व आपके इनकम लाइन को, ये हम इनकम लाइन है राइट हमारी, तो ये इनकम लाइन को F पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब नया वाला इक्विलिब्रियम F पॉइंट पे बन रहा है. यहाँ पर हम H बोल रहे हैं. ओके, तो ये H पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट पहले इतनी थी E पॉइंट तक, राइट, IE, तो वो बढ़कर हो गई H, IH पर. मतलब यहाँ से यहाँ इतना व्हाट वी कैन से इतना चेंज आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट में आई से आई डैश तक. ओके, और आपका डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है. तो लेट्स सी, जब आपको नया इक्विलिब्रियम मिलता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू EH, क्योंकि ये जो नेट इंक्रीज हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में E पॉइंट से लेकर H पॉइंट तक, तो ये नेट इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है F पर, और द इनकम हैज इंक्रीज बाय Y1 Y2. ओके, इसका मतलब है आपका जो इनकम इंक्रीज हो रहा है वो भी Y1 से लेकर Y2 तक इंक्रीज हो रहा है. ओके, इट इज सीन फ्रॉम द फिगर दैट FY2, मतलब आपका जो नया क्या बोल रहे हैं हम फिगर से देख सकते हैं कि FY2 इज ग्रेटर देन EH. मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि आपका पहला इनकम था वो तो बढ़ गया, OY1 आपका पहला इनकम था तो OY2 तक पहुंच गया है. और ये भी देख रहे हैं हम कि जितना नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा उससे ज्यादा आपका EH लेंथ बढ़ गया. ओके, ऑन मेजरिंग इट विल बी फाउंड आउट दैट Y1 Y2 is twice the length of EH. This is as it is expected because the market propensity to consume is here equal to and half, therefore the size of multiplier will be equal to 2. तो हमें पता है जैसे ही आपका इनकम बढ़ने वाला है, राइट, तो उसके साथ साथ आपका ऑब्वियसली सॉरी जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है, राइट. तो इसका मतलब है जैसे ही इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, सॉरी जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपका इनकम भी बढ़ेगा 2 टाइम्स, क्योंकि आपका MPC हमने हाफ ऐसे एज्यूम कर लिया. The multiplier can be illustrated through the savings investment diagram also. The multiplier can be explained with the help of saving investment diagram as has been shown in 2.11. In this figure, SS is the saving curve. तो ये फिगर में हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो just wait, okay, ये जो SS है वो हमारा सेविंग कर्व है. ओके, ये नीचे वाली फिगर में. In this figure SS, it is saving curve indicating that as a level of income increases, the community plans to save more. तो जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है हर इंडिविजुअल पूरे की पूरी कम्युनिटी ज्यादा सेव करने लगती है. ओके, II is the investment curve showing the level of investment planned to be undertaken by the investors in the community. The investment has been taken to be constant amount and autonomous of changes in the income. तो इसका मतलब है जो ये इन्वेस्टमेंट जो प्लान किया है वो कम्युनिटी में हो रहा है और इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके इनकम में भी बदलाव दिख रहे हैं, आपके इनकम में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है. द इन्वेस्टमेंट लेवल, राइट, that is OI,
ओके जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट लेवल OI हैज बीन डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो OI हमें कैसे मिल रहा है, हमने ये जो MEC निकाला था वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं OI कितना होगा, क्योंकि हमें MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो पता है। Investment being autonomous of income means that is it does not change with the level of income। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, इसका मतलब हमारे इनकम के साथ वो चेंज नहीं हो जाएगी। ओके Keynes treated investment as autonomous of income and we will here follow him। It will be seen from the figure 2.11 जो अभी हम देख रहे हैं that saving and investment curves intersect at point E and that is planned in saving and planned investment are in equilibrium at level of income OY1। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो